हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 10 का जो एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट, उससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ। और ये एक सैम्पल पेपर है। इसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर से कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन आएंगे, और टोटल ये 25 मार्क्स का रहेगा। इस वीडियो में हम, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे वो हिंदी मीडियम है, तो जो सीबीएसई ने जो पेपर इशू किया है वो इंग्लिश मीडियम है, तो इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ ताकि अच्छे से हिंदी में उन्हें समझा सकूँ और वो पेपर अच्छे से अपना कर पाए, आइडिया ले सके पेपर कैसे आना है। ठीक है। और टाइम अलाउड जो है आपका वही जो होगा वहाँ पर आपको पता लग जाएगा, 1 आवर का होगा इसमें, है ना, 1। ठीक है। आप ये मत सोचना कि आपका टाइम भी जो और पेपर्स हैं उनकी तरह 1.5 आवर होगा, नहीं, आपको केवल 60 मिनट मिलेंगे खाली। ठीक है। 60 मिनट में आपको पेपर करना होगा। और आपके पास बुक होगी तो उसमें जो पहली जो यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, संप्रेषण से जो रिलेटेड है, वो है आपकी। यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आएंगे इसके, क्योंकि आपके 2 पार्ट है ना, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रिलेटेड है, ये टोटल 5 मार्क्स का है। और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो 2 मार्क्स की है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है वो 2 मार्क्स की है। ठीक है। और जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल है वो 2 मार्क्स की। अब आप कहेंगे सर ये तो 6 बन गए। देखिए आपको ना, मैंने बोला ना टोटल 5 है, तो 6 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 5 ही करने होंगे। ठीक है। तो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद पार्ट बी पर आ जाइए, ये थोड़ा हैवी है, इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। 27 क्वेश्चन है, आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ बता दें कि इन्वेस्टमेंट बेसिक्स जो है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए मैं आपको हिंदी में बता दूं, इन्वेस्टमेंट बेसिक्स को निवेश की मूल बातें कहते हैं, और सिक्योरिटी को सिक्योरिटी ही लिखा गया है। ठीक है। प्राइमरी मार्केट को जो प्राथमिक बाजार कहा गया है, और सेकेंडरी मार्केट को सेकेंडरी बाजार कहा गया है। और एक डेरिवेटिव से रिलेटेड है, डेरिवेटिव को भी आपकी जो हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें डेरिवेटिव ही कहा गया है। ठीक है। और टोटल आपके 27 क्वेश्चन हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन वाइज करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है, वो हमने ऊपर पढ़ लिए हैं किस तरीके से। देखिए सेक्शन ए 5 मार्क्स का है, उसमें 6 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं। सेक्शन बी 15 मार्क्स का है। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होंगे टोटल। ठीक है। तो आपको कितने करने हैं? आपको 15 करने हैं 20 में से। सेक्शन सी में जो है वो 7 क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब आगे देखिए, और कह रहे हैं मार्क्स मेंशन किए गए होंगे हर उसके आगे। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहा है इनमें से कौन सी विधि है जो संप्रेषण की विधि नहीं है, मतलब जिससे हम अपनी सूचनाओं को, अपने भावों को, विचारों को दूसरों के साथ प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहला है फेस टू फेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे आप मेरे आमने सामने हैं तो आप मुझसे बातें कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं फेस टू फेस। ठीक है, प्रत्यक्ष। तो ये तो बातें कर रहे हैं तो ये तो हो गया ना ट्रांसफ़र। दूसरा ईमेल। ठीक है। तो ईमेल है, तो ईमेल तो तब भी हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। ठीक है। तो इनडायरेक्टली लेकिन कर पा रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक हो गई, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के, ट्विटर वगैरह, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन के मीडियम है। मोरल सपोर्ट, जैसे मैं तेरे साथ हूँ भाई, चिंता मत कर, ठीक है, मेरी सांत्वना तेरे साथ है, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, तो इसका आंसर डी है। तो पहले का डी है। ठीक है। अब आगे देखिए, उसके बाद ये नैतिक एक तरह से का सपोर्ट होता है, मोरल में नैतिक बोलते हैं। ठीक है, नैतिक साथ एक तरह से। नेक्स्ट है सेकंड, विच इज़ डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ये कह रहा है जब हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वर्बल मुंह से बोल रहे हैं ना, तो इसके नुकसान क्या है। ठीक है, इसका नुकसान क्या है। पहला, इट इज़ एन ईजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडियाज़। ये कह रहे हैं बहुत आसान माध्यम है जिससे हम अपनी बातों को, अपने भावों विचारों को प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, टू कीप चेंजिंग योर इंट्रैक्शन। जैसे आप किसी के सामने बोल रहे हैं, वर्बल है ना, आप आमने सामने बोल रहे हैं, आपने कहा ये बंदा तो बहुत धीरे धीरे बोल रहा है, या ये बंदा गुस्से में बोल रहा है, तो आपने अपना टोन चेंज कर लिया, तो कर लेते हैं ना। तो वर्बल कम्युनिकेशन में तो फ़ायदा है कि सामने वाले को देखकर हम अपनी हमें क्या बोलना है वो हम बदल दें। हम बहुत गुस्से में थे, सामने वाले बड़े प्यार से बोला, हमने कहा यार हम तो इसे गलत समझ रहे थे, तो अपनी बात चेंज कर ली ना हमने। तो ये तो फ़ायदा है इसका। ये कह रहे जब वर्बल कम्युनिकेशन है उसका नुकसान क्या है। ये कह रहे इसका क्या ये नुकसान है कि हम इसमें फटाफट जवाब दे सकते हैं। ये तो फ़ायदा है ना, ये तो फ़ायदा है। उसका नुकसान कौन सा हुआ इसका। ठीक है, इसका जो नुकसान है, नेक्स्ट बोला कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ़ द राइट वर्ड आर नॉट यूज। ये कह रहा है कि इसमें ना मुश्किल हो जाता है अगर सही शब्द जो है वो यूज़ ना किया जाए। हाँ, ये प्रॉब्लम है इसमें। सामने वाला बोल रहा है, कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है
हमें उसके समझ नहीं आ रहे, तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, बार बार से थोड़ी बोलेंगे, तो ये इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, क्योंकि उसने वो बात बोल दी तो बोल दी, रिटर्न में होता तो हम उसका मीनिंग निकाल लेते, हम उसे पता लगा लेते। तो इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डू यू नॉट फील स्ट्रेस। ये कह रहा है कब आप चिंतित नहीं होते, कब आप चिंता में नहीं होते। पहला, यू आर टू क्लोज टू द एग्ज़ाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। ये कह रहा है कि आप जब एग्ज़ाम के बिल्कुल पास में हो लेकिन आपकी तैयारी सही ना हो तो आप कहते हैं एकदम घबराहट होने लग जाते हैं ना, जब आपकी तैयारी नहीं हो और एकदम एग्ज़ाम पास में आ जाए, तो ये तो इसका मतलब स्ट्रेस पैदा कर देगा। यू आर वरीड, आप चिंतित हो अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू डोंट ड्रेस वेल। आप चिंता में लग जाते हो जब आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने होते सही से, तो आप कह रहे हो कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप ये सोच रहे हो तो आप चिंता में तो आओगे ही आओगे। फिर कह रहे हैं यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक ऑफ यू इफ़ यू कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। ये कह रहा है कि अगर आप ना किसी से बहुत विश्वास से बात नहीं कर पाते, हकला के बात कर रहे हो या किसी पर कोई दिक्कत ऐसे आपको आ रही है, तो आप में तभी स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा, है ना। तो इस तरीके से ये भी स्ट्रेस पैदा कर देगा। ये कह रहे यू लर्न टू फाइट विद द फियर, आपने डर पे काबू पाना सीख लिया। तो भाई ये स्ट्रेस थोड़ी है, तो स्ट्रेस को दूर करने की चीज़ है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट। ये कह रहा है टाइम मैनेजमेंट इज़ द थिंकिंग स्किल दैट। ये कह रहा है जो टाइम मैनेजमेंट अगर हम कर लेंगे, ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, क्या बेनिफिट है एक तरह से। तो इससे क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ जाएगा, एंजाइटी बढ़ जाएगी, या आप हेल्प यू टू सबमिट होमवर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की आपके अंदर स्किल है, आप उसके हिसाब से सोच पाते हो, तो इससे क्या होगा? आपका जो होमवर्क वगैरह है, ठीक है, वो आप जो है टाइम पर ही तो कर दोगे सब कुछ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, या आप अधैर्यशाली हो जाओगे, धैर्यहीन हो जाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। अगर आप में टाइम मैनेजमेंट है, उसके बारे में अच्छे से कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छे से हर काम कर पाओगे, तो सी आंसर आएगा। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म यूजिंग ए माउस। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा फंक्शन है जो माउस का यूज़ करके हम नहीं कर सकते। देखिए, हम माउस का यूज़ करके टर्न ऑन कर सकते हैं, माउस दबा के आप कंप्यूटर को खोल सकते हैं, नहीं खोल सकते ना लैपटॉप को, किसी को भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? ए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, ये कह रहा है अगर आपको कट करना है, ठीक है, व्हाट, कौन सी की का यूज़ करोगे जब आप कट करना चाहते हैं? तो कंट्रोल एक्स का यूज़ किया जाता है, सी से आप कॉपी करते हैं, ठीक है, और वाई से आप क्या करते हैं? पेस्ट कर देते हैं, जेड से आप अंडू कर देते हैं, है ना। चलो उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द इंटरेस्ट रेट। ये कह रहा है ब्याज की जो दर होती है ना, वो इनमें से कौन निर्धारित नहीं करता। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, मतलब कितना हमने लोन लिया है, भाई जितना लोन लेंगे हमें उतना इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की पूर्ति, देखो जितना मुद्रा की पूर्ति होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चीज़ों के रेट बढ़ते घटते। देखो अगर पैसे कम होंगे, लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी, पैसे को मांग रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, तो इफेक्ट पड़ेगा ना। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होना, जब महंगाई होगी तो उसका भी इंटरेस्ट पे प्रभाव पड़ता है। और फिनेंशियल लिटरेसी, मतलब लोग अगर फिनांस के बारे में जानते हैं, ठीक है, विनियोग के बारे में जानते हैं, तो उससे उसका इंटरेस्ट से लेना देना कोई नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वें क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है नेम द म्यूचुअल फंड। उस म्यूचुअल फंड यूनिट का क्या नाम होता है? आपको म्यूचुअल फंड यूनिट का नाम बताना है। विच डिटरमाइन एट द एंड ऑफ ईच ट्रेडिंग सेशन, जो हर ट्रेडिंग सेशन के अंत में, ठीक है, डिटरमाइन की जाती है, मतलब पूरा पता लगा जाता है कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर नेट एसेट वैल्यू है। कोई भी जो म्यूचुअल फंड यूनिट होती है ना, जिसका ट्रेडिंग सेशन के एंड में हम पता लगाते हैं कितनी वैल्यू है, उसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ठीक, शुद्ध संपत्ति मूल्य कहा जाता है। इसका ए आंसर है। आप देखेंगे जो आपकी हिंदी मीडियम की बुक है तो उसमें इंग्लिश बड़ी यूज़ किए गए हैं ना, क्योंकि इंग्लिश में आने चाहिए, बहुत कम हिंदी यूज़ की गई है, इसे थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। विद डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये कह रहा है कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है डेरिवेटिव जो इनिशियली इमर्ज अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इन कमोडिटी प्राइसेस, और जो देखिए फ्लक्चुएशन का मतलब होता है बढ़ना घटना, तो जब प्राइस किसी वस्तु के बढ़ते घटते रहते हैं तो कौन सा डेरिवेटिव है प्रोडक्ट जो अभी इनिशियली इमर्ज हुआ, नया उत्पन्न हुआ है, जो जब रेट बढ़ते घटते रहते हैं तो कौन सा यूज़ हुआ है जो आज के टाइम में हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो वो हैजिंग है। ठीक है, सुनो, हम हैजिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब बहुत बड़ी मात्रा में रेट बढ़ते घटते रहते हैं ना, तो हम हैजिंग का प्रयोग करते हैं, ताकि
उसका जो प्राइस बढ़ रहा घट रहा है ना, उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद 10th है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ नॉट ट्रेडेबल। ये कह रहा है कौन सा इसमें से प्रोडक्ट है जिसको बेचा या खरीदा नहीं जाता इन इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में SCRA 956 के अकॉर्डिंग। तो कौन सा जो इंडिया के अंदर खरीदा बेचा जाता है वो है क्रिप्टो करेंसी। बाकी सारे खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को खरीदा बेचा नहीं जाता। उसके बाद नेक्स्ट है हु डज नॉट रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट। ये कह रहा है इनमें से कौन है जो सिक्योरिटी विनियोग जो मार्केट होती है ना, सिक्योरिटी मार्केट ही लिखा है आपके चैप्टर में। तो सिक्योरिटी मार्केट को जो है कौन जो है ना वो रेगुलेट नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता। ठीक है, तो इसको आंसर मैं सीधा बताता हूँ, इसको कमर्शियल अफेयर जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना कमर्शियल अफेयर का, वो इसको नहीं करता, बाकी सारे मामलों में ध्यान देते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर भी ध्यान देता है, कंपनी भी ध्यान देती है, और सेबी तो करता ही करता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, SEBI। तो ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार आती है, तो इसका आंसर सी है। ठीक है, 11वीं का सी। फिर 12वें कह रहा है व्हाट डज इशू ऑन प्रीमियम मीन्स इन द प्राइमरी मार्केट। ये कह रहा है प्राइमरी मार्केट के अंदर जब हम इशू करते हैं प्रीमियम पर, तो इसका क्या मतलब होता है। देखो, प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर कोई 10 रुपये का शेयर है ना, तो कंपनी 2 रुपये फालतू ले रही है उससे। ठीक है, तो अब आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होगा कि फेस वैल्यू से बड़ी वैल्यू, फेस वैल्यू से बड़ी। ठीक है, फेस वैल्यू किसे कहते हैं, जो जितने की वो वैल्यू का है। जैसे 100 रुपये का तो 100, अगर आप 2 रुपये भी फालतू ले रहे हो ना, तो ये प्रीमियम होगा 2 रुपये फालतू ले रहे हो। तो अगर कम होगा तो उसे डिस्काउंट बोलते हैं, कम होगा तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। फिर आ जाइए 13 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है नेम द इशू ऑफ शेयर्स, उस इशू ऑफ शेयर का नाम बताइए, और कन्वर्टेबल सिक्योरिटी बाय लिस्टेड कंपनीज टू ए सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 81 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। देखिए दोबारा पढ़ देता हूँ, बताता हूँ। ये कह रहा है नेम द इशू ऑफ शेयर, उस इशू ऑफ शेयर का क्या नाम होता है, या जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो लिस्टेड कंपनीज के द्वारा है। ठीक है, और जो सेलेक्ट ग्रुप को करते हैं। देखो इसमें ना कुछ लोगों को, क्योंकि देखो यहाँ लिखा ना सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है कि उनको वरीयता दी जा रही है। क्या दी जा रही है, वरीयता, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। प्रेफरेंस को इंग्लिश में वरीयता बोलते हैं, हिंदी में। तो उनको एक तरह की का बेनिफिट दिया जा रहा है, तो ये प्रेफरेंशियल इश्यूज होते हैं शेयर। ठीक है, इसका आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब आपको थोड़ा सेंटेंस पता होगा या बाकी चैप्टर से देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेलेक्ट ग्रुप है तो प्रेफरेंशियल है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, उनको कुछ अहमियत दी गई है। अब ये कह रहे कट ऑफ प्राइस क्या होता है, आपको बताना है कि इसमें कट ऑफ प्राइस क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ये बताना था कट ऑफ प्राइस आपका क्या होता है। तो पढ़ देता हूँ। दिस इशू प्राइस इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। जो इशू प्राइस है उसे कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक है, जो इशू प्राइस होता है उसे कट ऑफ बोलते हैं, बाकी मैं क्या पढ़ूँ। ठीक है, जिस रेट पर हम जारी कर रहे हैं किसी को, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस बोलते हैं। 15 क्वेश्चन बोला गया है कि एक शॉर्टर वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, मतलब हमने ना प्रोस्पेक्टस ना बना के उसका एक छोटा सा वर्जन बना दिया। ठीक है, और उसके अंदर सारे के सारे फीचर बता दी प्रोस्पेक्टस की, जो फीचर्स होती हैं। ठीक है, और इट अकम्पनी द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द पब्लिक इशूज़, और ये हमने एप्लीकेशन फॉर्म बनाया और पब्लिक को इशू वगैरह कर दिया। देखो शॉर्टर वर्जन लिखा है, तो शॉर्टर वर्जन इसमें से किसको कहा जाता है, तो शॉर्टर वर्जन जो है ना इसमें से बोला जाता है, ठीक है, अब्रिज प्रोस्पेक्टस को बोला जाता है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, शॉर्टर वर्जन प्रोस्पेक्टस का अब्रिज प्रोस्पेक्टस कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बी आ जाएगा। अब उसके बाद 16 क्वेश्चन कह रहा है कि बुक बिल्डिंग थ्रू द NSE सिस्टम, जो बुक बिल्डिंग का काम NSE के द्वारा किया जाता है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। ठीक है, ऑफर सेवरल एडवांटेज एक्सेप्टेड, ये कह रहा है ये बहुत सारे फायदे देता है, इनमें से कौन सा फ़ायदा नहीं देता। ठीक है, तो हमें पढ़ने पड़ेंगे कौन सा फ़ायदा देता है। द NSE सिस्टम ऑफर्स ए नेशन वाइड बिडिंग फैसिलिटी, बिल्कुल ठीक। देखो बिडिंग पता है ना, जो हम बोली लगाते हैं तो ये प्रोवाइड करता है, बिल्कुल ठीक है, तो फ़ायदा है इसका। इट प्रोवाइड अ फेयर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट मेथड फॉर कलेक्टिंग बिड्स यूजिंग द लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, तो ये भी बेनिफिट है। ये बिल्कुल न्याय रखता है, किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, पूरी ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता हो, किसी प्रकार कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, उस बात का ध्यान रखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है इसका। कोस्ट इन्वॉल्व इन द इशू आर फार लेस देन दो इन अ नॉर्मल IP, ये कह रहा है जो कॉस्ट होती है ना इसके अंदर वो लेस होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी इसका बेनिफिट है। तो इसका मतलब लास्ट ही आंसर होगा, देयर इज अ गारंटेड अलॉटमेंट इफ यू पुट डिड थ्रू NSE प्लेटफॉर्म। ये कह रहा है कि गारंटेड अलॉटमेंट होगा, गलत, ये नहीं है, गारंटेड नहीं है, हो भी सकता ना हो, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, उसके बाद 17 बोला है
कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, अच्छा ये तो बहुत आसान है कि जो ड्राफ्ट ऑफर जो डॉक्यूमेंट है ना, उस मीन्स द ऑफर डॉक्यूमेंट इज द फॉलोइंग स्टेज। आपको बताना है कि जो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इनमें से कौन है, कौन सी स्टेज होती है इनमें से। तो इसमें से मैं सीधा आंसर बताता हूँ, इसकी होता है ड्राफ्ट स्टेज। ड्राफ्ट ऑफर है, ड्राफ्ट स्टेज ही कहलाती है इसकी। तो 17 का डी है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज़ द मीन बाय सेकेंडरी मार्केट। ये कह रहा है जो सेकेंडरी मार्केट है ना वो कौन होती है। देखो मैं आपको बताऊँ, सेकेंडरी मार्केट ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी मार्केट होती है, क्योंकि इसमें जो शेयर पहली बार इशू किए जाते हैं ना उसके बाद उन्हें बेचा जाता है, मतलब जो पुराने शेयरों को बेचा खरीदा जाता है, तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। जबकि जो प्राइमरी होते हैं ना उसमें नए शेयर होते हैं। सेकेंडरी पूछा है ना, तो सेकेंडरी मार्केट मतलब द्वितीय मार्केट एक तरह से, यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज होते हैं मतलब पुरानी। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। बी 18वें का बी। उसके बाद 19वें पे आ जाओ। ये कह रहा है NSE इज़ द फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ये कह रहा है NSE जो है ना वो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड में टू यूज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया ट्रेडिंग करने के लिए। आपको बताना है उस ट्रेडिंग सिस्टम को क्या नाम होता है। मतलब जो पहला फर्स्ट एक्सचेंज है ना वर्ल्ड में जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ किया है, ठीक है, अंतरिक्ष में सैटेलाइट नहीं है ना वो, तो इसमें से कौन सा है वो आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका तो आपको नाम पता होगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो इसका आंसर पता है क्या है, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यानी कि नीट। ये याद रखना इस चीज़ को, इसकी स्पेलिंग NEAT है। ठीक है, तो 19वें का क्या है बी। क्लियर हो गया। अब आ जाए 20वें पर। ये कह रहा है व्हाट इज़ a confirmation bill of trades done on a particular day on the behalf of the client by a trading member। ये कह रहा है कि ना कि confirmation bill है, मतलब एक पक्का बिल है, ठीक है, ट्रेड का, वो किसी विशेष दिन किया जाता है क्लाइंट के बिहाफ पर। मैंने बोला कि इस दिन ना, इस दिन को जो है ट्रेड वगैरह होगा इस तरीके से, कन्फर्मेशन बिल है इस दिन का, किसी दिन का, कोई भी दिन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ उस कन्फर्मेशन बिल को क्या बोलते हैं जो किसी खास दिन में किया जाता है किसी क्लाइंट की ओर से। तो जब किसी खास दिन किसी क्लाइंट की ओर से किया जाता है ना उसे कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ना कि भाई इस दिन हम करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टाइप ऑफ शेयर्स। ये कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ना शेयर का टाइप नहीं है। ठीक है, शेयर पता है ना आपको कौन कौन से होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। तो आपको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो है ना वो शेयर का टाइप नहीं है, बोनस शेयर होते हैं। ठीक है, तो एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, 21 का जो है वो सी। ठीक है, बॉन्ड्स जो होते हैं ना वो शेयर का टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टाइप ऑफ बॉन्ड्स। अब आपको पूछ रहा है कौन सा बॉन्ड का टाइप नहीं है, तो इसका आंसर बॉन्ड आ गया ना, तो बॉन्ड का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, तो जो शेयर होंगे, हाँ या ना, तो इसका मतलब ये प्रेफरेंस शेयर इसका नहीं है। तो याद रख लो कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, कौन कौन से, जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। उसके बाद 23 पर आ जाइए। ये कह रहा है हाउ डू यू डिफाइन द कंपनीज। ये कह रहा है आप कंपनीज को कैसे डिफाइन करेंगे, हुज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज सेल एंड अर्निंग आर एक्सीलेंट। ये कह रहा है आप उस कंपनी को कैसे डिफाइन करेंगे जिसके पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है ना मेरा आगे बढ़ने की, जो वो है कि ग्रोथ जो है सेल की बहुत ज़्यादा है, और अर्निंग भी उसकी मतलब कमाई बहुत ज़्यादा ग्रेट है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, आर ग्रोइंग फास्ट, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है दूसरी कंपनी से मार्केट के अंदर। तो उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं। अगर कोई कंपनी जो है ना उसकी पोटेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, पोटेंशियल मतलब संभावी, मतलब आने वाले टाइम में, संभावी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो संभावी उसकी ग्रोथ मतलब वृद्धि उसकी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, तो इसका आंसर ग्रोथ स्टॉक है। ठीक है, तो 23वें का बी। अब 24वां कह रहा है विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट द बायर हैविंग अ राइट बट ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग। ये कह रहा है कौन सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट होता है जिसमें बायर जो खरीदने वाला है उसको राइट तो है खरीदने का, लेकिन उसका कर्तव्य है टू बाय अंडरलाइंग, कि वो अंडरलाइंग के अंदर खरीदे। ठीक है, एक सीमा में खरीदे, तो कौन सा है, तो देखो दोबारा पढ़ देता हूँ, विच डेरिवेटिव प्रोडक्ट, कौन सा डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, द बायर हैविंग अ राइट, खरीदने वाले को अधिकार है, बट ऑब्लिगेशन टू बाय द अंडरलाइंग, तो जो अंडरलाइन किया गया है वहाँ उस समय वो उसे खरीदेगा। ठीक है, तो इसमें कौन होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर या फॉरवर्ड। तो देखो इसमें कॉल ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन में ऐसा होता है कि जो राइट तो होता है खरीदने का, लेकिन एक अंडरलाइन में ही वो खरीदेगा। ठीक है,
आगे देखिए 25, ये कह रहा है नेम द मार्जिन पेबल अप फ्रंट इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कह रहा है कि बताओ कितना मार्जिन मिलेगा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके अंदर। तो इनिशियल मार्जिन होता है, MTM होता है, ऑप्शन प्रीमियम होता है, ये ऑप्शनल मार्जिन होता है। तो इसका आंसर जो है ना वो MTM होता है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होता है ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन पेबल की बात कर रहा है ना अप फ्रंट की, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन प्रीमियम है, ठीक है। 25 का जो है सी आंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए 26, ये कह रहा है विच कॉन्ट्रैक्ट इज़ कस्टमाइज्ड, कौन सा जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कस्टमाइज होता है, एंड ट्रेडेबल इन टू नॉन पार्टी, दो जानने वाली पार्टी है उनके बीच में व्यापार होगा, ठीक है। और कस्टमाइज मतलब एक तरह से अनुकूल होता है, जो ग्राहक के अकॉर्डिंग ही होता है। तो दो पार्टीज हैं उनके बीच में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, फॉरवर्ड कहा जाता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि कस्टमाइज है ना उनके अनुकूल है, तो इसको हम बोलते, इस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है फॉरवर्ड, ठीक है। याद रखना जो ट्रेडेबल हो, कस्टमाइज हो, दो पार्टी के बीच में जो जानती हो उसे हम फॉरवर्ड बोलते हैं, ठीक है। 26 के बाद आ जाइए हमारा, उसके बाद एक पैसेज है बच्चों, उस पैसेज के बेस पर आपको आंसर बताने होंगे, ठीक है। तो इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, 7 क्वेश्चन है, आपको 5 करना है, तो पैसे पढ़ लेते हैं। देखो मिस्टर राजन है, इज़ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, ठीक है, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है जो सूचना प्रदान करने वाला है, ठीक है। ही रीड फाइनेंशियल डिटेल वो फाइनेंशियल डिटेल को पढ़ता है, टू गेट अपडेटेड, ताकि वो अपडेटेड रहे, ठीक है। एंड प्लान द पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार पोर्टफोलियो, पता ना बच्चों पोर्टफोलियो क्या होता है, जैसे मान लो 10 कंपनी हैं तो उनमें किस में कितना कितना पैसा लगाना है तो उसको डिसाइड करता है। ही फॉलोज द गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो ना गोल्डन रूल को फॉलो करता है। एंड क्रिएट गुड फाइनेंशियल कॉर्पस, और एक पूरा सा बिल्कुल एक ऐसा एग्जिट बनाता है गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कि भाई कहाँ का पैसा कैसे लगाना है। ही ऑलवेज बाय डिफाइंड सिक्योरिटीज़, वो हमेशा डिफाइंड, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा डिटेल है, उसी सिक्योरिटीज़ को खरीदता है। ही ट्रेड थ्रू द रजिस्टर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट, और जिसने रजिस्टर्ड करवा रखा है, क्योंकि देखो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना जो व्यापार करते हैं, जो शेयर खरीदते पीते हैं, कई ना ऐसे होते हैं जो लोगों को लूट लेते हैं, तो लेकिन बहुत ध्यान रखता है रजिस्टर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट में ही कोई ट्रेडिंग मेंबर से ही सारा कुछ लेता देता है जो भी खरीदता बेचता है। ही इज़ कम्फर्टेबल विद नीट, और वो नीट टर्मिनल के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, खुश है एक तरह से। एंड पुट बिट्स ऑन मार्केट, और जो बिट्स होती है, जो बोलियाँ होती हैं, ठीक है, जो मार्केट में जो लिमिट ऑर्डर है उसमें वो लगाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ही लर्न, उन्हें एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी, क्या चीज़ सीखी, फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, अपने अनुभव से सीखा, दैट ऑलवेज डाइवर्सिफाइड हिज पोर्टफोलियो इन ए गुड मैनर विच कुड बी हाईली लिक्विड। उसने एक बहुत अच्छी बात सीखी कि डाइवर्सिफाइड, उसने देखा कि अगर बहुत सारे मार्केट में शेयर होते हैं, अगर मैं एक शेयर में पैसा लगाऊंगा तो मेरे को रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और अगर मान लो वो डूब गया तो पूरा पैसा बर्बाद हो गया ना। अगर मैंने अलग अलग शेयर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा दिया तो इससे मेरी लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी मतलब पैसे में कन्वर्ट आराम से कर सकता हूँ, पैसा अच्छा मिल सकता है। ही नॉट ओनली ट्रेड्स इन कैश मार्केट, देखो, और उसने हाईली लिक्विड की बात सोची, वो ना केवल कैश मार्केट में पैसा नहीं लगाता, बट इन डेरिवेटिव आल्सो, डेरिवेटिव्स में भी पैसा लगा देता है, ठीक है, अलग अलग लगा रहा है ना पैसा। ही एंटर्स इन डेरिवेटिव्स बाय पेइंग प्रीमियम इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, देखो प्रीमियम भी पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा जो पैसे देने पड़ते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। एंड इनिशियल मार्जिन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और शुरू में जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के से रिलेटेड जाता है। फ्यूचर मार्जिन इज रिलीजेबल, देयरफॉर ही एडजस्ट इज MTM, MTM मतलब जो मार्केट टू मार्केट बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं वो फ्यूचर मार्जिन जो है ना वो उसका रिलीजेबल मतलब दोबारा से बेच सकता है उसे, ठीक है, और वो एडजस्ट कर लेता है अपने मार्केट टू मार्केट के हिसाब से, अपने को एडजस्ट कर लेता है, और पोजीशन के अकॉर्डिंग बना लेता है कि अपना पैसा कहाँ का कैसे कैसे लगाना है। ही बिलीव दैट, उसका विश्वास है, ओवरऑल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज ए टेक्निक विच रिक्वायर्ड नॉलेज। फिर उसने पूरा ये समझा कि भी अलग अलग मार्केट में जैसे पैसा लगाना है, डेरिवेटिव्स में उसे पैसा लगाना है। तो उसने ये एक चीज़ और समझी कि भाई चाहे कुछ भी हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आपको नॉलेज चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपका पैसा एकदम आ जाए आपके पास, आपने पैसा 10,000 लगा एकदम अगले महीने में 20,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, ऐसा नहीं। आपको धीरे रखना पड़ेगा, कभी मार्केट नीचे भी जाएगी, आप घबरा के अपने पैसा बेच दिया वापस, तो आपको सोचना ही पड़ेगा। और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क, और आपको रिस्क मैनेजमेंट भी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत विशाल तरीके से पैसा लगाने से रिस्क कम हो जाता है, चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन एक में लगाने से नुकसान भी है। ये पढ़ा हमने। अब इसका क्वेश्चन आंसर जल्दी से बताओ, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या है।
ठीक है, देखिए 10th क्लास के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ, ठीक है, तो आप उसका भी जरूर भरपूर फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल टू अटेन फॉर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बताओ। अब आपने पढ़ लिया पैसे, अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल, कौन सा रूल नहीं है, ठीक है, शामिल होने में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में। अगर आपको कोई स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इसमें से कौन सा रूल आपको फॉलो नहीं करना है, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट अर्ली, जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट रेगुलरली, रोज़ इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट शॉर्ट टर्म, कि आप लंबे समय के लिए पैसा लगाइए, थोड़े समय के लिए मत लगाइए, थोड़े समय के लिए लगाइए, लंबे समय के लिए लगाइए। देखो मैंने अभी आपको बताया, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको पैसा जो भी लगाना लंबे समय के लिए लगाना, ताकि आपका पैसा बढ़े और आपको पता लग सके मार्केट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इनकी तो बात की नहीं गई है, तो इसका क्या आंसर है, ये सी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, यहाँ ऑप्शन गलत वगैरह दे रखे हैं तो इस पर मत जाइएगा। उसके बाद आगे आ जाइए, डू यू नो दिस फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट आर डिफाइंड अंडर सेक्शन SCR एक्ट 1956। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा है। अब बताओ, आप जानते थे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइंड होते हैं वो इसके अंदर आते हैं 1956 के। आपको बताना है कि ये जो 1956 के अंदर ही क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड होते हैं कि जो रजिस्टर्ड वगैरह होते हैं, ये गलत लिखा है। तो शेयर, बोनस, डिबेंचर, ये क्रिप्टो करेंसी, ये तो पहले भी आया था, है ना, तो आप लिखेंगे नहीं, ठीक है, नहीं, ये क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डी, 28 का डी। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है हु इज़ नॉट द पार्टिसिपेंट इन सिक्योरिटी मार्केट। बताओ सिक्योरिटी मार्केट के अंदर कौन इनमें से पैसा जो है वो नहीं लगाता, ठीक है। आप बताओ, इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज, इंटरमीडिएट, इन्वेस्टर या लुनेटिक्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर समझ ही होंगे, लुनेटिक जो होते हैं, जैसे, ठीक है। देखो आप सब समझ होंगे लुनेटिक, जिनको मीनिंग पता है, जो पागल होते हैं एक तरह से, जिनको मतलब समझ में आ गया, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। तो ये सब तो लगाएंगे ना पैसा, इनको तो समझ ही नहीं है कैसे लगाएंगे कैसे नहीं लगाएंगे एक तरह से, तो इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है, विच ट्रेडिंग टर्मिनल यू वुड लाइक टू चूज टू ट्रेड इन NSE। बताओ NSE में अगर आप पैसा जैसे लगा रहे हैं तो आप इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे, नीट, SBTS, OECLOB, ठीक है, ऑयक्लॉब जो होता है, ये TWS को आप बताइए इसमें किस में से आप लगाएंगे। तो जो जानते हैं ऑयक्लॉब के बारे में, ठीक है, तो वो नहीं है आंसर इसका, अभी हमने पढ़ा था नीट है, ठीक है। हाँ, तो ये इसका बारे में आप पढ़ लेना, स्टडी कर लेना, ठीक है। नीट हमने ऊपर ही पढ़ा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, कंफर्टेबल है वो नीट के साथ, ठीक है। आगे देखिए 31 पर आ जाइए। 31 में बोला गया है विच बिड प्राइस यू वुड लाइक टू चूज टू हिट द ऑर्डर। ऑर्डर को हिट करने के लिए इनमें से कौन सा प्राइस चूज़ करेंगे, बिड प्राइस। पता है कौन सा प्राइस यूज़ किया जाता है, सबसे बड़ी बात है हाईएस्ट प्राइस यूज़ करेंगे, है ना, हाईएस्ट प्राइस चूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 32। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं कि 31 का जो है वो ए है, ठीक है, हिट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस मतलब सबसे ऊंचा कीमत। और कह रहा है डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव दिस, क्या आप इस बात से सहमत हैं, देन व्हाट टू डू टू मैनेज द रिस्क। अब आपको रिस्क को मैनेज करना है, तो अब आप क्या करेंगे इनमें से, मतलब एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो। इस बात की कहावत जो मैंने आपको पैसे पढ़ाई थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि कभी भी एक में पैसा सारा मत लगाओ, ये मतलब है ना, नहीं तो आप डूब जाओगे अगर डूबे तो पूरी तरह। तो डी आंसर इसका, ठीक है। हमें डाइवर्सिफाई मतलब पैसे को फैला देना चाहिए फंड एसेट में, ठीक है। और देखो ना डेरिवेटिव्स में भी पैसा लगाना चाहिए। अच्छा एक बात और सुनो, कई बच्चे जैसे पैसिव करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन दूसरा तो आ नहीं रहा, तो जानबूझ के कन्फ्यूज़ करने के लिए देगा ना। तो आपके 7 क्वेश्चन है ना, तो आपको पहला नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप दूसरा करो, दूसरा नहीं तीसरा करो, तो आपको आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी स्कोर कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस रखो। बच्चे ना एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, समझना, तो उसी वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, छूट जाता है। 20 मिनट मिलेंगे, उसे एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट। इफ़ यू ट्रेड इन डेरिवेटिव मार्केट, अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो विच ऑप्शन मार्जिन इज़ नॉट रिलीजेबल टू यू। बताओ कौन सा मार्जिन है जो आप जो है ना दोबारा से उससे जो है आप बेच नहीं सकते,
तो सिंपल सी बात है, जो रिलीजेबल की बात कर रहे हैं तो डेली मार्जिन तो हम जो है यहाँ पर कोई ऑप्शन मार्जिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।